चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसको पहले हम ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम देखो हमने क्या देखा था कि यदि हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, किसका, सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। दो मिसिबल लिक्विड्स का यदि हम क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके लिए हम ये करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर में हम दो मिसिबल लिक्विड्स को रख देते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए तो दो मिसिबल लिक्विड्स ले लेते हैं हम। तो यहां पर ये एक मिसिबल लिक्विड हो गया, ये उसके पार्टिकल हो गए, और यहां पर ये हो गया दूसरा वाला मिसिबल लिक्विड, है ना, ये हो गया। तो यहां जब वेपर बनेगी तो इस वेपर में क्या होगा भाई, दोनों के पार्टिकल होंगे, ठीक है। चलिए दोनों के पार्टिकल भी यहाँ एग्रीगेट हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो दो सब्सटेंस है ना, उनमें से एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी, है ना। और इसके मोल को हमने लिखा था Na, मोल फ्रैक्शन को XA, है ना। और यहाँ पर इसके मोल को NaB और मोल फ्रैक्शन को XB। और यहाँ वेपर स्टेट में इनके जो मोल हैं वो हो गया Na- और Nb- और मोल फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, Ya और Yb हो गया, ठीक है। और यहीं पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा, तो ए के मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर जनरेट हो गया वो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ पे बी के कारण जो होगा वो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कनेक्टेड हो गए। फिर उसके बाद अगला क्या है कि यदि हम इसको यहाँ पर क्या करें, एक पाइप के थ्रू किसी दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दें, और यहाँ क्या हो, यहाँ पर ये बन गया कंडेंसेट, क्या बन गया ये, कंडेंसेट, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यहाँ जो कंडेंसेट बना है वो कहाँ से बना है भाई, तो मैंने बोला था कि यहाँ जो वेपर है ना, इस वेपर को हम यहाँ पर इस पाइप से यहाँ ले जाएंगे और यहाँ कंडेंस करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ जो कंडेंसेट है वो बना तो यहीं की वेपर से है भाई, है कि नहीं। तो क्या होगा, जो कंपोजिशन यहाँ की वेपर का होगा वही कंपोजिशन यहाँ के कंडेंसेट का होगा। तो इसलिए हमने बोला था कि यहाँ का क्या होगा कंपोजिशन, वही Ya और Yb। और यहाँ जो वेपर बनेगी, है ना, यहाँ जो वेपर बनेगी उसका कंपोजिशन हमने क्या लिखा था, Za और Zb। इस तरह से हमने सिंबल का यूज किया था। अब इन सारी चीजों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो देखो इन सभी का आपस में क्या रिलेशन है भाई, है ना। तो इन सभी का आपस में रिलेशन क्या है, तो हमने देखा था कि राउट लॉ के हिसाब से यदि हम चलें, राउट्स लॉ, तो राउट लॉ के हिसाब से यहाँ पर PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और इसी को आगे लिखेंगे तो क्या होगा, PA इक्वल टू P0A XA, ओके। और PB बराबर क्या होगा, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और ये क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू P0B XB, ठीक है। और फिर डाल्टन्स लॉ से चलेंगे अपन, तो क्या होगा, डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे, तो यहाँ पे P टोटल क्या होगा, तो यहाँ P टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, और राउट लॉ डाल्टन्स लॉ दोनों को जोड़ दें तो P टोटल इक्वल टू क्या होगा, P0A XA प्लस P0B XB। तो ये एक रिलेशन हमारे काम का हो गया टोटल प्रेशर निकालने के लिए, और ये हो गया इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। फिर उसके साथ ही अपन ने क्या देखा था, Ya और Yb। तो यहाँ Ya बराबर क्या होगा, मैंने बोला था Ya बराबर होगा PA अपॉन P टोटल, है ना। मतलब कितना हुआ, मतलब Ya बराबर हो जाएगा P0A XA अपॉन P0A XA प्लस P0B XB। और इसी तरह से Yb बराबर क्या होगा, इसी तरह से Yb बराबर होगा PB अपॉन P टोटल, ओके। और Yb बराबर क्या हो जाएगा, P0B XB अपॉन P0A XA प्लस P0B XB। तो दूसरे ये फॉर्मूले हो गए। तो ये किसका कंपोजिशन है, YaYb वेपर का, और XaXb कहां का था, लिक्विड का, ठीक है ना। चलो तो ये ओवरऑल क्या हो गया,
लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उन सारी चीजों का रिवीजन। तो यहाँ जो मैंने फॉर्मूले कहाँ लिख रखे हैं भाई, ब्रैकेट में, ये सबको आने चाहिए, ये है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इनका यूज करते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसका एग्जाम्पल भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और इसके आगे वाली चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए आज क्या देखने जा रहे हैं अपन, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब यहां पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सॉल्यूशन है उसके दो टाइप हो गए, है ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके दो टाइप हो गए भाई। एक हो गया कौन सा सॉल्यूशन, एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा जो है वो हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल और नॉन आइडियल क्या है भाई, सिंपल सा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता है, ओबे राउट्स लॉ, ओबे राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करता है सभी टेम्परेचर प्रेशर पे, वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है ना, तो क्या बोलेंगे, डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। तो जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में भी फर्दर टू टाइप होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। चलिए अब यहां पर हम कैसे पता करेंगे भाई कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है नॉन आइडियल, तो ये तो भाई उसकी मीनिंग हो गई है ना कि भाई राउट लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल, राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन आइडियल। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा, तो पता करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ जो वेपर प्रेशर होता है उसकी हम दो वैल्यू निकालते हैं। दो वैल्यू कौन सी होती है भाई, देखो हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, किसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, टू मिसिबल लिक्विड्स कौन कौन है, ए एंड बी। यहाँ दो मिसिबल लिक्विड हैं और उसका हमने यहाँ सॉल्यूशन बनाया है और यहाँ पर क्या है भाई, वेपर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर जो वेपर जनरेट हुई है यहाँ की रीडिंग हम ले सकते हैं, है ना। तो ये एक मशीन है भाई, ये एक मशीन है, काय के लिए है मशीन ये, टू मेजर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ मशीन लगाई, मशीन से हमने रीडिंग ले ली कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है भाई, पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी बी, टोटल प्रेशर कितना है, पी टी। तो इससे हमने भाई प्रेशर की रीडिंग ले ली। तो जो मशीन से हम रीडिंग लेंगे ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब की सब कहलाएंगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, और इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, है ना। तो मशीनों से जो हम रीडिंग लेते हैं ना उनको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बोलते हैं, है ना। और इन वैल्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, जो मशीन हमने लगाई है रीडिंग लेने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, मशीन में देखते हैं रीडिंग कितनी आ रही है, तो देखते हैं मतलब ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही हम क्या भी बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, या फिर एक्चुअल वैल्यू, क्या भी बोल सकते हैं, एक्चुअल के एक्चुअल में कितना है, ठीक है। चलो तो एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। चलो तो मशीन की रीडिंग जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, या तो एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन तो पता ही है भाई, एक्स ए कितना है, एक्स बी कितना है, हमने सॉल्यूशन बनाया है। तो सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे हमने देख लिया था कि भाई ए के कितने मोल मिला है, बी के कितने मोल मिला है। और हर लिक्विड का हमारे पास डेटा होता है पहले से, किसका, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड बी का। तो ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे,
है ना। प्रेशर हम कहां से भी निकाल सकते हैं, राउल्ट्स लॉ की थ्योरी अप्लाई करके। तो राउल्ट्स लॉ की थ्योरी से हम यहाँ पे प्रेशर निकालें तो भाई ए का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए। बी का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा भाई, पी नॉट बी एक्स बी। और टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये जो हम राउल्ट लॉ की थ्योरी अप्लाई करेंगे और उस थ्योरी में इनकी वैल्यूज रखेंगे, एक्स ए की, एक्स बी की, पी नॉट ए, पी नॉट बी की, और फिर उसको कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहां से जो आंसर आएगा हमारा वो कहलाएगा भाई कौन सी वैल्यू, वो कहलाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहलाएगी, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है। और थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में जो भी थ्योरेटिकल हमें फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसलिए थ्योरेटिकल वैल्यू को हम क्या भी बोलते हैं भाई, कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू बोलो या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। और देखो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो क्या है भाई, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं थ्योरी। तो थ्योरी के हिसाब से हम सोचते हैं कि आंसर इतना आना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से हम सोचते हैं कि आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं। चलो, तो थ्योरी के हिसाब से जो हम आंसर सोचते हैं कि इतना आना चाहिए वो क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। क्या भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड, कि इतना आना चाहिए यार थ्योरी के हिसाब से, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है। तो समझ गए। तो हम यहाँ राउट लॉ के फॉर्मूले से जो आंसर निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमने यहाँ जो सॉल्यूशन बनाया है टू मिसिबल लिक्विड का, उसमें हम वेपर प्रेशर दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक कैसे निकाल सकते हैं, एक हम निकाल सकते हैं मशीन से रीडिंग लेके। ठीक है। तो मशीन से रीडिंग लेके जो निकालेंगे, मशीन से रीडिंग लेके जो निकालेंगे वो कौन सी वैल्यू हो गई भाई, वो हो गई ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है भाई कि हम राउल्ट लॉ की जो थ्योरी पढ़ी है उससे जो आंसर निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भाई थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब तुम खुद सोचो, यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी क्या है, देखो। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो कौन सी वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो भाई, वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर हो। एक चीज, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ज्यादा हो किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से। ये भी हो सकता है। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो क्या हो, वो कम हो किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से। ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से तीन पॉसिबिलिटी यहां होंगी। ठीक है। अब इन तीन पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहली जो कैटेगरी है, पहली जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो, जितना हमने भाई थ्योरी से पढ़ा और उतना ही मशीन से रीडिंग आ गई, है ना। तो जितना अपन ने थ्योरी से पढ़ा उससे जो हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर हमने मशीन से रीडिंग ली तो मशीन से भी वही रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई उस सॉल्यूशन पे राउल्ट का लॉ अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो भाई यदि राउल्ट लॉ को कोई सॉल्यूशन ओबे करेगा तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे अपन, तो उसको हम बोलेंगे भाई आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है ये समझ गए। अब यदि मान लो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर ना हो तो भाई उसको नॉन आइडियल बोलेंगे। अब नॉन आइडियल में भी दो केसेस हो गए, क्या, चलो तो दो केसेस क्या हो गए कि यहां दिख रहा है तुम्हें, यहां मैंने बोला कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा है। तो जब भी कोई चीज हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं क्या हुआ, डेविएशन हुआ। क्या हुआ, डेविएशन हुआ। तो डेविएशन कैसा हुआ, अरे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आंसर आया।
तो ज्यादा आया तो उसको कौन सा डेविएशन बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और तीसरा जो केस है जिसमें क्या है भाई, जिसमें कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम है। इसका मतलब क्या है कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे राउट लॉ से, एक्चुअल में मशीन से जो रीडिंग आई वो कम आई, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कम आई, और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम यदि आंसर आए तो हम क्या बोलेंगे? डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। तो कौन सा डेविएशन हुआ? नेगेटिव डेविएशन। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ये बोलेंगे यार उसको। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव। ठीक है, अब इन्हीं को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे मशीन से जो रीडिंग आई पी ए और राउट फ्लो से जो आई वो पी नॉट ए एक्स ए। तो ये समझ गए? यहाँ पे जब भी मैं लिखूंगा ये, तो ये पी ए कौन सी रीडिंग है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और ये पी नॉट ए एक्स ए कौन सी वैल्यू है? ये राउट लॉ वाली है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। तो आइडियल में ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ऐसे ही पीबी बराबर क्या होगा? पीबी बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी। इसमें भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर है। और ऐसे यहाँ पीटी बराबर क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हम यदि बात करें दूसरे केस की, ठीक है ना, तो दूसरे केस में कौन सा डेविएशन है भाई? कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा? मशीन से जो रीडिंग आएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो राउट लॉ की आंसर से क्या आएगी? ज्यादा। पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी और पीटी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या कर रहे हैं? और नेगेटिव डेविएशन आप समझ सकते हो क्या होगा, है ना? तो नेगेटिव डेविएशन में यहाँ क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम होगी राउट लॉ के कंपैरिजन में। चलिए, तो पीबी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी और पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हो जाएगा। चलिए, तो ये तीनों क्लियर हो गए सबको? ये तीनों हमने कैसे क्लासिफाई किए? ठीक है, अब सवाल ये है कि यार ऐसा होगा क्यों, है ना, कि कभी कोई सॉल्यूशन बनेगा और वो राउट लॉ को ओबे करेगा और कभी कोई उसको ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो तुम थोड़ा सा याद करो, वेपर प्रेशर मैंने बताया था नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, याद है? और नेचर ऑफ लिक्विड में किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ जरा, याद है कुछ? नेचर ऑफ लिक्विड में कौन सा फैक्टर था जिस पे डिपेंड कर रहा था? बताओ। टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर तो नेचर से रिलेटेड थोड़ी ना यार। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा था। किस पे डिपेंड कर रहा था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस सर। याद आया? हाँ, ठीक है यस सर। तो बस, तो ये सब जो किया धरा है ना, ये सब किया धरा इसका है, किसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी यहां पर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब ये ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये अभी काम में आएगा ये पॉइंट। चलो, तो अभी तो हटा देते हैं। अब देखो यहां होता क्या है, यहां होता क्या है, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे यार, है ना? चलो, तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया और ये तीसरा कंटेनर लिया। ठीक है, ये है भाई, ये है ना? अब यहाँ पर मैं 2 मॉलिक्यूल बस बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो थे एक एक वो इतनी दूरी पर थे,
ये ए के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये जो है ये बी के मॉलिक्यूल हैं, वो इतनी दूरी पर है। और जब इनको मिलाया तो देखो क्या हुआ, जब इनको मिलाया ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर ये देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल किसके थे, यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल किसके थे, ये भी ए का था, ये भी ए का था। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल था वो किसका था, ये दोनों बी के थे। और यहाँ पर अब ये क्या भाई, ये ए का है और यहाँ पर ये बी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो पहले कौन सी फोर्स थी बताओ, मिक्स होने के पहले कौन सी फोर्स थी, तो यहाँ कौन सी फोर्स थी, ए फोर्स, यहाँ कौन सी फोर्स थी, बी फोर्स, और यहाँ कौन सी फोर्स क्रिएट हुई, ए बी फोर्स, ठीक है। चल, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि यहां पर क्या हो, यदि यहां ए के बीच में लगने वाली फोर्स और बी के बीच में लगने वाली फोर्स है ना, उसको हमने बोला ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। तो यहां जो इनके बीच में फोर्स लग रही थी उसका एवरेज, ठीक है, और मिक्स करने के बाद कौन सी फोर्स क्रिएट हुई, ए बी इंटरेक्शन। तो मैं कह रहा हूं कि मिक्स होने के पहले जो फोर्स लग रही थी उसका एवरेज, ए और बी की फोर्स का एवरेज, और मिक्स होने के बाद जो फोर्स लग रही है वो दोनों लगभग क्या है, यदि सेम, मतलब मिक्स करने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे तो फोर्स में चेंज नहीं हुआ तो वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए। तो देखो जब हम राउट लॉ से आंसर निकालते हैं तो याद है, राउट लॉ से आंसर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, है ना, और यहाँ पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे ही लेते हैं। और जब हम मशीन से रीडिंग लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ मशीन लगाते हैं, रीडिंग आती है तो पी ए और पी बी हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार यहाँ जो फोर्स लग रही थी और यहाँ जो फोर्स लग रही है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ऊपर और नीचे, फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो भाई इधर से जो आंसर आएगा वो अलग आएगा कि सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा भाई, उसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज ना होने के कारण क्या होगा, बोलो, कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो दोनों क्या रहेंगी, सेम, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका रीजन। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर राउट लॉ ओबे क्यों हुआ। अब यहाँ का रीजन देखते हैं, यहाँ क्या होगा। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होना चाहिए, मिक्स करने पर फोर्स बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स बढ़ जाना चाहिए कि कम हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अरे कम हो जाना, क्या बताया था, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा ना यार, बोलो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिक्स करने पर क्या हुआ, यहाँ पर मिक्स करने के पहले कौन सी फोर्स थी, ए एंड बी इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी उसका एवरेज, तो ये पहले की फोर्स है, और मिक्स होने के बाद फोर्स क्या हो जाना चाहिए बताओ, अरे तो प्रेशर बढ़ेगा ना जब फोर्स कम हो जाएगी, मतलब यहाँ ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ए और बी के बीच में फोर्स कम लगेगी, ठीक है। अच्छा फोर्स कम लगेगी तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे या दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि फोर्स वीक हो गई ना यार। चलो तो यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें, जैसे ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मॉलिक्यूल तगड़ी फोर्स से जुड़े थे तो नजदीक थे भाई, है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ने इनको होल्ड करके रखा था तो मॉलिक्यूल क्या थे भाई, नजदीक थे, है ना। और जब हमने इनको मिक्स करा तो मिक्स करने पर क्या हुआ, मिक्स करने पे यहाँ जब सॉल्यूशन बना तो वहां फोर्स वीक हो गई,
फोर्स वीक हो गई तो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गए भाई, दिख रहा है। चलो तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब मॉलिक्यूल दूर चले गए। तो मॉलिक्यूल दूर कब रहेंगे, जब फोर्स कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वीकर फोर्स क्रिएट होगी। यहाँ वीकर फोर्स होगी मिक्स होने के बाद, और मिक्स होने के पहले क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो यहाँ और यहाँ क्या होगी, स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो समझ में आया सबको। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पर बताओ तीसरा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बताओ। फोर्सेस बढ़ जाएंगी, फोर्स बढ़ जाएंगे। फोर्स बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो कम हो यहाँ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर होगा भाई ए ए इंट्रैक्शन के कंपैरिजन में, ए ए और बी बी जो इंट्रैक्शन है उसके एवरेज से यदि हम कंपेयर करें, है ना, मिक्स होने के पहले जो फोर्स थी और मिक्स होने के बाद जो फोर्स क्रिएट हुई, तो मिक्स होने के बाद फोर्स क्या हो जाना चाहिए भाई, नेगेटिव डेविएशन में ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। तो फोर्स बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फोर्स बढ़ रही है, ध्यान रखना। तो फोर्स बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि यार पहले जो मॉलिक्यूल थे मिक्स होने के पहले वो कैसे होंगे, तो पहले फोर्स कम थी, फोर्स कम थी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ कैसी फोर्स है भाई, यहाँ पर पहले कैसी फोर्स है, पहले यहाँ वीकर फोर्स है, वीकर, है ना। और जब हमने उनको मिक्स कर दिया, उनको हमने क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया, तो फोर्स बढ़ गई। और फोर्स बढ़ गई मतलब अब मॉलिक्यूल क्या होंगे भाई, अब मॉलिक्यूल जो है वो नजदीक आ जाएंगे, क्लियर है। चलो तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स बढ़ गई, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फोर्स है भाई, स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो ये सब समझ रहे हो किसके कारण हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से। क्लियर हो गया सबको। यस सर। और इसको समझने का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने का कंसेप्ट क्या है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसको ये कंसेप्ट पता है वो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। चल तो ये चीज क्लियर हो गई। तो समझ में आया सबको। तो कैसे कोई सॉल्यूशन बनेगा, तो वो आइडियल बिहेव करेगा कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया सबको। यस। अब आ जाइए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है भाई, ठीक। तो देखो भाई अगला पॉइंट क्या है अपना, अब यहां पर इससे रिलेटेड अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो यहां कि यार देखो जब भी इस तरह से फोर्सेस में चेंज होते हैं, तो देखो यहां पे अभी तुम देखोगे जैसे यहां, तो यहां पहले ए के बीच में फोर्स लग रही थी, यहां पर बी के बीच में फोर्स लग रही थी। अब यहां पर देखो, यहां 2A के बीच में क्या आ गया, 2A के बीच में एक बी आ गया, और ऐसे 2B के बीच में एक ए आ गया। तो यहाँ फोर्स चेंज हुई कि नहीं हुई, तो बताओ यहाँ कौन सा बॉन्ड है जो ब्रेक हुआ, तो यहाँ ए का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और उसकी जगह नया बॉन्ड बना, कौन सा, AB बॉन्ड बना कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो देखो जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब इसको हम एनर्जी देंगे, इसको हम एनर्जी देंगे, और फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे भाई, ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी होगी एब्जॉर्ब, है ना, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी होगी एब्जॉर्ब, और यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं कि ब्रेक हो रहे हैं, बताओ, बन रहे हैं, यहाँ तो बॉन्ड बन रहे हैं, और बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब तुम ये बताओ, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बॉन्ड को ब्रेक करने में, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड को बनाने में। तो ये बताओ यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी, उनमें से कौन सी ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी, या दोनों सेम होंगी, सेम होंगी, क्यों होंगी, कोई चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पर फोर्स की जो स्ट्रेंथ थी उतनी ही स्ट्रेंथ फोर्स की यहाँ है,
तो जितना यहाँ एनर्जी Yes, sir. एब्जॉर्ब होगी उतना ही एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब टू ब्रेक old bonds is almost equal to energy released in making of new bonds। ठीक है, तो पुराने बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगी और नए बॉन्ड बनाने पर जो एनर्जी निकली वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। और यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा बताओ? एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब या नेट चेंज जीरो के आसपास होगा? जीरो। जीरो के आसपास। जीरो। उतना ही नुकसान हो गया। यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ वाले केस में क्या होगा बताओ? यहाँ वाले केस में तुम खुद बताओ क्या होगा? तुम्हारे पास सब कुछ लिखा रखा है। एंडोथर्मिक होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। रिलीज। हाँ तो देखो यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनको ब्रेक करने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ बॉन्ड कैसे भाई? यहाँ बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब इस बॉन्ड के बनने पर एनर्जी रिलीज क्या होगी? कम। कम होगी। हाँ तो रिलीज कम और एब्जॉर्ब ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो ज्यादा होगी और एनर्जी रिलीज क्या होगी? कम। तो ओवरऑल क्या होगा? अरे एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्ब ज्यादा हुई और रिलीज कम हुई तो ओवरऑल तो एब्जॉर्ब ही आएगा ना आंसर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? एंडोथर्मिक। पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब इनके मिक्स करने की प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड देखो जरा क्या है। यहाँ पर मिक्स करने पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, देख रहे हो तुम? एक्सोथर्मिक। हाँ तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज क्या होगी? कम। एब्जॉर्ब कम होगी क्योंकि बॉन्ड वीक है तो यहाँ कम एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। तो यहाँ कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी लेकिन यहाँ जो रिलीज होगी वो क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ एब्जॉर्ब कम और रिलीज ज्यादा। तो यहाँ पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो कम है और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पर? रिलीज। रिलीज होगा एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है? डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। तो डेल्टा एच किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा? समझ गए सब लोग? चलिए अब दूसरा पॉइंट बताइए कि यार मान लो ये सॉल्यूशन 1 लीटर है, ये सॉल्यूशन 1 लीटर है तो ये सॉल्यूशन कितना होगा बताओ? ये 2 लीटर होगा यार। ये 1 लीटर और इनको मिक्स करेंगे तो 2 लीटर होगा। मतलब मिक्स करने के पहले टोटल वॉल्यूम कितनी थी दोनों की? 1 + 1 2 थी और मिक्स करने पर भी कितनी है? 2। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगी कि घटेगी कि सेम रहेगी? सेम। हम बोलेंगे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? यहाँ हम बोलेंगे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? 0। मतलब मिक्स होने पर वॉल्यूम ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चलो अब इस केस में बताओ भाई यहाँ क्या होगा? यदि ये बढ़ जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहाँ 1 + 1 मिलके 2 की बजाय क्या हो गया? 2.3 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया बताओ? दूर लेंगे, दूर हो गई और मॉलिक्यूल कहाँ चले गए? दूर। दूर। मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो फैल जाएंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हाँ तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगी? 1 + 1 मिला के 2 नहीं होगा, 1 + 1 मिला के 2 से ज्यादा आएगा। समझ गए? मतलब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो समझ में आया सबको? ऐसा क्यों? तो समझ के ही करना बेटा। बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं और वहीं गड़बड़ कर देते हैं। रटना नहीं है, समझना है कि ऐसा क्यों है। ओके, चलो यहाँ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया भाई? पॉजिटिव।
और यहाँ पर देखो क्या होगा, सोचो यहाँ पर फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहले मॉलिक्यूल यहाँ दूर थे, दिख रहे हैं, और मिक्स करने पर कम हो नजदीक। जाएगी वॉल्यूम। तो यदि यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर है, तो पता चला यहाँ 1.8 लीटर होगा। तो 1 + 1 यहाँ 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा। क्यों होगा, समझ गए? यस रही है तो मॉलिक्यूल पास में आ गए तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरी चीज क्या पता चली कि यहाँ पर डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होगा भाई, डिक्रीज, मतलब नेगेटिव होगा। डिक्रीज हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं, देखो जो रट्टा मारते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा यार ये तो बड़ा आसान है याद रखना, है ना। कैसे याद रखना आसान है, वो सोचते हैं अच्छा आइडियल था तो देखो डेल्टा H 0, डेल्टा V 0, है ना। पॉजिटिव डेविएशन था तो डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, है ना। और फिर नेगेटिव डेविएशन था तो देखो डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा V नेगेटिव। सही है कि नहीं? तो कितना अच्छा रटना के लिए, कितना अच्छा है। पॉजिटिव डेविएशन में दोनों पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव डेविएशन में दोनों नेगेटिव हो गए, और आइडियल में दोनों 0 हो गए। तो अच्छा है कि नहीं रटने के हिसाब से, बोलो है कि नहीं? अच्छा था। सारे बच्चे यही करते Yes, sir. हैं, खाली इतना रट के खुश हो जाते हैं। अरे लेकिन कभी कभी यही चीज ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो फिर वहां पे स्टेटमेंट भाई कौन बता पाएगा सही से, जिसने समझा हो कि यहाँ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर देखना अब इसके कारण गलती क्या होती है। इसके कारण वो सोचते हैं कि यार यहाँ पर ये 2 चीजें 0 आई ना तो सब 0 आएगा, यहाँ पर 2 चीजें पॉजिटिव आई तो सब पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 चीजें नेगेटिव आई तो सब नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है अभी समझते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी इसी में अपन देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली जो प्रॉपर्टी इसमें हम देखने जा रहे हैं भाई वो है एंट्रोपी चेंज, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग बताओ क्या होगा। कांस्टेंट। एंट्रोपी मिक्स करने पर बढ़ेगी कि घटेगी? पहले वाले में कांस्टेंट, बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। दूसरे वाले में? दूसरे बढ़ वाले में जाएगी। बढ़ जाएगी, तीसरे वाले में कम हो जाएगी। दूसरे वाले में बढ़ जाएगी। अब जो बोल रहे हैं ना बढ़ जाएगी, तीसरे वाले में कम होगी। हो जाएगी, ये क्या तीसरे वाले में कम। आत्मा की आवाज है। इसमें लॉजिक का कहीं 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 से कहीं तक कोई नामो निशान ही नहीं है। मतलब तुम्हारे मन में लॉजिक कुछ चल ही नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर से फीलिंग आ रही है कि चलो ऐसा बोल देते हैं बढ़ रही है, चलो ऐसा बोल देते हैं घट रही है ना। लॉजिक में ऐसी तो यही बच्चे करते हैं। अब एंट्रोपी क्या होती है कुछ पता है सबको? रैंडमनेस। रेट ऑफ डिसऑर्डर। रैंडमनेस। तो मैंने पहले भी पढ़ा है क्या। तुम खुद सोचो, यहाँ एक प्योर लिक्विड ए है, यहाँ पर केवल ए के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और दूसरा कंटेनर है उसमें बढ़ जाएगी। बी के मॉलिक्यूल हैं, है ना, यहाँ केवल बी के मॉलिक्यूल। और तीसरा मैंने कंटेनर लिया और इसमें इन दोनों का मिक्सचर बना दिया। यस सर। यहाँ एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर। तो ये तीनों में बढ़ जाएगी। कंपैरिजन में इधर एंट्रोपी ज्यादा है या कम? ज्यादा है। ज्यादा। क्योंकि प्योर चीज में हमेशा एंट्रोपी कम होती है और जो मिक्सचर होता है उसमें एंट्रोपी होती है। तो ये बताओ इन सब में बढ़ेगी। बन रहा है कौन से में बढ़ी जाएगी। अरे तीनों ही केस बढ़ में जाएगी। बन रहा है यार, सब में बढ़ जाएगी। हाँ सब में बढ़ जाएगी। समझ गए कहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे? तो यहाँ पे भी डेल्टा एस पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा एस पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा एस पॉजिटिव, समझे? तो रटने वाले जो बच्चे हैं उनकी यही लंका लगती है, समझ गए? तो वो गाना मन में गा लेते हैं 0 पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सोचते हैं हर चीज में 0 नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा ही होगा। नहीं रे भैया, समझ गए कारण क्या है बोलो? यस सर। यस। सब्सटेंस के कंपैरिजन में मिक्सचर की हमेशा एंट्रोपी ज्यादा ही होती है। अब अगला पॉइंट देखो भाई, अब फिर दिमाग लगा के देना है ना, अंतरात्मा की आवाज नहीं चाहिए हमें चाहिए लॉजिक। चौथा, बिना अंतरात्मा की आवाज, जब तक मन में रीजन ना हो कि ऐसा क्यों, तब तक आंसर मत देना। डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग बताओ क्या होगा यहाँ? नेगेटिव। पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होएगा। नेगेटिव। आत्मा की आवाज नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना।
लॉजिक के साथ बताना आंसर कि ऐसा क्यों है। चलो बताओ डेल्टा जी कैसा होगा? पहले में तो नेगेटिव फर्स्ट वाले में नेगेटिव नेगेटिव और पहले में तो नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव। होगा बताओ, फर्स्ट वाले क्यों होगा? डेल्टा 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 जी इक्वल टू माइनस डेल्टा टी डेल्टा एच। एच माइनस टी डेल्टा एच सर माइनस टी डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है सर। डेल्टा एच तो जीरो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा एच जीरो है बराबर सर। क्या होगा? डेल्टा एच टेम्परेचर पॉजिटिव ही रहता है सर हमेशा। हाँ Yes. भाई पहले वाले में देखो तुमने Negative बोला ये क्या है, ये जीरो है, ये Zero. पॉजिटिव है, और Positive. पॉजिटिव का ये भी मल्टीप्लाई positive. माइनस नेगेटिव ही होएगा। नेगेटिव हो गया। यस सर नेगेटिव ही आएगा। दूसरे वाले केस में बताओ। टेम्परेचर सर नेगेटिव होगा। तो डिपेंड करेगा ना सर। जैसा कुछ भी हो सकता है, दो वैल्यूज केस है पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। सर दो कुछ केस भी हो बनेंगे। सकता है तो। यस सर दो केस बनेंगे। टेम्परेचर पे डिपेंड तो जब डेल्टा एच तो जो सर टी टेम्परेचर पे डेल्टा एच से डिपेंड ज्यादा हो जाएगा Yes, सर sir. तो फिर Yes, पॉजिटिव sir. आ जाएगा, Delta H वरना ज्यादा फिर हो नेगेटिव आ जाएगा जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली सही जा रहे हो तुम लोग, है ना? चलो तो थोड़ा तो यस दिमाग सर दो लगाओ। केस बनने। ठीक है, चलो थोड़ा सही दिमाग लगाया। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर अपन जब पढ़ रहे थे हेडिंग क्या लिखी थी, कौन सा लिक्विड था यार, जरा गौर से सुनो। कौन से दो लिक्विड बोले थे मैंने, याद करो। मिसिबल मिसिबल, इसका मतलब है उन दोनों को एक साथ रखोगे तो वो मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। होंगे। हो जाएंगे। मतलब हो इनके मिक्स जाएंगे। होने की प्रोसेस अपने आप होगी या हमें कुछ करना पड़ेगा? करना नहीं पड़ेगा। अपने आप अपने आप होगी, होगी। स्पॉन्टेनियस है सर। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नेगेटिव दोनों आएगा। लिक्विड लो, एक साथ एक बर्तन में रखो, वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यस सर हाँ, नेगेटिव आएगा। आप पकड़ गए। यस सर नेगेटिव। तो जब Yes, भी sir. दो मिसिबल लिक्विड को हम मिलाते हैं तो वो अपने आप हमेशा मिक्स हो जाते हैं। तो चूंकि वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो इसका मतलब उनके मिक्स होने की प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो Spontaneous है। जगह क्या आएगा भाई? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, सब में नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। हाँ, अब सही लाइन पे आ सर गए। तो समझ गए, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, है ना, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है। ये जो चारों पॉइंट बताए हैं, डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा एस और डेल्टा जी, समझ गए? तो इसमें पॉजिटिव आया तो क्यों आया, नेगेटिव आया तो क्यों आया, जीरो लिखा है तो क्यों लिखा है, समझ गए? इस तरह से हमें चीजें पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? बोलो। यस चलो अच्छा ये बताओ Yes. कि इस वाले केस में यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तो मिक्स करने पर सॉल्यूशन जो बनेगा वो ठंडा हो जाएगा कि गर्म होगा, बताओ? गरम होएगा। गरम होएगा। पक्का? गरम गरम हो जाएगा। गरम। गर्म होएगा। सोचो। कुछ नहीं होएगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ी नहीं है? देखो जैसे मान लो उसको ऐसे समझो, ये कंटेनर है और यहाँ पे हमने जो दो केमिकल मिलाए, तो यहाँ जो भी एनर्जी थी सराउंडिंग में यहाँ पे, है ना, वो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा बताओ? दूसरा केस, ठंडा हो जाएगा। दूसरा केस ठंडा ये हो है, जाएगा। हाँ दूसरा केस ये है कि यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उसने क्या करा, है ना, उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी मिक्स होने पर। गरम हो जाएगा। हाँ, तो टेम्परेचर तुम अपने आप को क्या मानते हो, सिस्टम या सराउंडिंग? सराउंडिंग। तुम सराउंडिंग हो यार, नहीं समझ रहे हो? तुम यस सराउंडिंग हो। सर। यस सर हमारे सराउंडिंग से एनर्जी सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इधर चारों तरफ का माहौल कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। और यदि वो Yes, एनर्जी रिलीज sir. करे तो रिलीज करेगा तो चारों तरफ क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी इसका मतलब है कि जब भी मिक्स होने की प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, तो क्या होगा? टेम्परेचर सराउंडिंग में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होगी वो जाएगी कहाँ? सराउंडिंग में तो जाएगी ना, तो सराउंडिंग में गर्मी बढ़ जाएगी, तो हम बोलेंगे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया। समझ गए? हाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा भाई? ठंडा हो जाएगा। समझ गए? ठंडा। चलो, तो यदि तुम्हें बोले, क्या बोले, तुम्हें कई बार ऐसा भी बोल सकते कि एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ओके, इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया। तो बताओ, इन ए और बी पे मिलाने पर यदि सॉल्यूशन ठंडा हो गया तो बताओ यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा बनेगा? आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव? बताओ। नेगेटिव।
नेगेटिव डेविएशन। हाँ, तो ठंडा कब होगा? जब एंडोथर्मिक हो। तो एंडोथर्मिक हो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो मतलब कौन सी प्रोसेस? पॉजिटिव सर डेविएशन। सॉल्यूशन ठंडा बना है ना सर? यस सर, पॉजिटिव तो ठंडा तो सॉल्यूशन बना ना सर, सराउंडिंग थोड़ा ना ठंडा है। अरे तो सॉल्यूशन कहाँ है? सराउंडिंग में ही तो है ना। सॉल्यूशन क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो सॉल्यूशन ठंडा ठंडा कैसे बना होगा? मतलब सॉल्यूशन ने सारी एनर्जी रिलीज कर दी होगी ना सर? क्या? तो सर रिलीज कर दी होगी ना सर, तो बाहर गर्मी हो गई होगी, सॉल्यूशन अंदर ठंडा है ठंडी तो होगी। सॉल्यूशन ने तो सारी एनर्जी रिलीज करी होगी ना। एनर्जी समझो, टेम्परेचर किससे रिलेटेड है? सॉल्यूशन ठंडा हुआ मतलब एनर्जी गई कहाँ? अरे तो जो बॉन्ड में चली गई, बॉन्ड के अंदर चली गई, नहीं समझ रहे हो? बॉन्ड के अंदर वो एनर्जी कैद हो गई। जबकि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। टेम्परेचर किससे रिलेटेड होता है? काइनेटिक एनर्जी से। यदि सॉल्यूशन ठंडा हो गया इसका मतलब है वो एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब हुई? उनके बॉन्ड में। यस सर, आ गया। समझ गए? यस लेकिन सर, आ उनकी गया। काइनेटिक एनर्जी जो है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। समझ गए? तो सॉल्यूशन ठंडा ही कहलाएगा वो। समझ गए? यस सर। हाँ, तो मतलब अगर सॉल्यूशन सराउंडिंग ठंडा ठंडा हुआ है तो है। सॉल्यूशन ऑलरेडी ठंडा ही होगा सर, ऐसा है क्या? हाँ, तो जिस बर्तन में वो सॉल्यूशन रखा है, बर्तन वो सॉल्यूशन सब ठंडा हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलो, तो यहां पर ध्यान रखना है, इसको हम क्या भी बोलेंगे कि इस प्रोसेस में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन गेट्स कूल्ड, है ना, ठंडा हो जाएगा। और यहां वाले केस में क्या होगा? सॉल्यूशन गेट्स हीटेड अप, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अभी हमने दो लिक्विड को मिलाया तो जो सॉल्यूशन है वो ठंडा हो गया, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हमेशा ध्यान रखो, जैसे सिंपल सा लॉजिक तुम देखो, सबसे अच्छा याद रखने का एंडोथर्मिक का, कि एंडोथर्मिक प्रोसेस से ठंडक होती है या गर्मी होती है। तो देखो कॉमन सा सेंस लगाना, जैसे मटके का पानी पिया है सबने ठंड में, गर्मी में, उसमें क्या होता है? यस सर। यहाँ पानी रखा है, दिख रहा है? पानी रखा है, तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं पता है? तो यहाँ मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, हल्के हल्के। तो यहाँ से पानी क्या होता है? रिश्ता है ना, इवापोरेट होता है। बाहर आता है। और फिर वो क्या करता है पता है? फिर वो यहाँ पे क्या करता है? गर्मी को एब्जॉर्ब करता है चारों तरफ की, गर्मी एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है। और फिर वो पानी यहाँ से क्या होता है भाई? उड़ जाता है, वेपराइज हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पानी जब वेपराइज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब एंडोथर्मिक। अब जब यहाँ पानी भाप बन के उड़ेगा तो मटके के अंदर का पानी ये सब कैसा हो जाता है? गर्म या ठंडा हो जाता है? ठंडा 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 हो जाता है। ठंडा। क्लियर है? चलो, क्लियर हुआ? फिर दूसरा एग्जांपल सोचो, ये एंडोथर्मिक से तुम्हें समझ में आ रहा है, ठंडक हो रही है, पानी ठंडा हो रहा है, सराउंडिंग भी ठंडा हो रहा है, दिख रहा है? चलो, अब मैं बोल रहा हूँ, ये सोचो, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, वुड पीस है, इसमें तुमने आग लगाई, आग लगा दी भाई, है ना, ये बर्निंग प्रोसेस है। अब ये बताओ लकड़ी का जलना कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब यहाँ हीट रिलीज हो रही है। तो जब यहाँ हीट रिलीज होगी तो ये बताओ, यहाँ चारों तरफ का वातावरण, ये लकड़ी का टुकड़ा या कोयला जो भी यहाँ बनेगा, वो गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। समझ गए? तो जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो उससे क्या होता है? चीजें गर्म हो जाती हैं। और एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा? ठंडी हो जाती है। ठीक है, बस तो ये दो एग्जांपल याद रखो। क्लियर है? तो एंडोथर्मिक के लिए किसका एग्जांपल याद रखोगे? मटके के पानी का। ठीक है, और एक्सोथर्मिक के लिए एग्जांपल याद रखना, कौन सा? लकड़ी का जलना। तो इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा और कंफ्यूज नहीं होगे। समझ गए? चलिए, अब क्या करेंगे भाई? ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? एग्जाम्पल की।
तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से लिक्विड हैं जिनको हम मिलाएं तो सॉल्यूशन आइडियल बनता है। ठीक है, तो देखो पहचानने का तरीका सिंपल है। यहां पर देखो, यदि मैं बोलूं एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, इनको मिला दें हम। दूसरा इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, इनको मिला दें। तीसरा बेंजीन प्लस टॉलीन, इनको मिला दें। तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसमें तुम क्या देख सकते हो कि यहां पर मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ये सब कैसे हैं। तो इसमें क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम नेचर। सेम नेचर मतलब दोनों नॉन पोलर होंगे या दोनों पोलर होंगे। ठीक है, सेम नेचर, उसमें भी हमने यहाँ जो एग्जांपल लिए हैं वो सब के सब क्या है भाई, नॉन पोलर है। नॉन पोलर एंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो क्या होता है, यदि सब कंपाउंड का नेचर सेम है तो फोर्स एक जैसी लग रही है, और उसमें भी हमने नॉन पोलर लिया। तो देखो नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं ना, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, केवल मॉलिक्यूलर वेट पे। यदि मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा अंतर नहीं होगा तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसका मतलब है उनको मिक्स करने पर फोर्स में कोई ज्यादा खास वेरिएशन नहीं होगा। तो इस तरह के लिक्विड को जब हम मिलाते हैं तो कैसा सॉल्यूशन बनता है भाई, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। समझ गए? आइडियल। तीनों एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के क्यों होंगे, समझ गए सब लोग? ठीक है, तो देखो जो लोग इसको समझते नहीं है वो लास्ट में सोचते हैं कि यार ये याद कैसे करें, रटे कैसे। अरे रटना नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखना है। ये क्लियर है? तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो अब ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स बढ़ती है कि कम होती है? फोर्स कम होती है। अब देखो जैसे मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है बेटा, पानी का मॉलिक्यूल है, तो पानी का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर इनके बीच में ये क्या भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यदि इसमें हम क्या करें, मान लो एल्कोहल मिला दें C2H5OH और इसका मॉलिक्यूल इनके बीच में आ जाए, तो देखो क्या होगा। तो यहाँ होगा ये कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड में बीच में कौन आ गया, अब यहाँ आ गया भाई एल्कोहल आ गया, C2H5OH है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये बन गया। लेकिन होता क्या है, पानी के दो मॉलिक्यूल का जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन यदि पानी के साथ किसका हाइड्रोजन बॉन्ड बने, एल्कोहल का, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। समझ गए? तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और ये वाला कम है। और यहाँ बॉन्ड को कम करने में कौन भी एक फैक्टर होगा, ये कार्बन की चेन। कार्बन की चेन पानी को क्या करती है, रिपेल करती है। समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ का फोर्स वीक होगा और यहाँ का फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब पानी में अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या होगा बताओ, फोर्स बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? फोर्स कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और फोर्स कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें पहला एग्जांपल हम क्या याद रख सकते हैं, वाटर प्लस एल्कोहल। इसमें कोई भी एल्कोहल ले लो, तो जैसे हमने क्या ले लिया, मान लो पानी प्लस मिथाइल एल्कोहल ले लो, या फिर पानी प्लस इथाइल एल्कोहल ले लो, इस टाइप से। समझ गए? चल हाँ बोलो बेटा। सर अपन ने सर वो केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा था ना सर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सर सबसे पहले डेल प्लस चार्ज देखते हैं, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देखते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, तो फिर उसमें सर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर तो सर अच्छी होगी ना सर, C2H5 का प्लस आई लगेगा तो सर उसपे लोन पेयर अच्छे से अवेलेबल रहेंगे। सर डेल प्लस क्या बोला कि हाँ पानी की दुश्मनी किससे है, C2H5 से। हाँ ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को रिपेल करता है ना। उससे क्या होगा, ये इसके नजदीक आएगा तब तो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा ना। बोलो। यस सर। हाँ तो जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, बट यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। क्लियर हो गया? ओके यस सर। चलिए तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये एग्जांपल याद रखना, पानी प्लस एल्कोहल, ठीक है ना।
तो इसको कैसे याद रखोगे? वाटर हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट हाइड्रोजन बॉन्ड becomes weaker between H2O and RH। लेकिन जब पानी में अल्कोहल मिलाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए सब लोग? चलो, तो ये एग्जांपल याद रखना है। और दूसरा एग्जांपल क्या ध्यान रखना, जब पोलर चीज में हम क्या मिला दें, पोलर चीज में कोई नॉन पोलर, तो भाई पोलर में कौन सी फोर्स लगेगी? डायपोल डायपोल। जैसे मान लो ये एसीटोन है, ये क्या है? मान लो ये एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ क्या भाई, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये डायपोल डायपोल फोर्स लग रही है। अब मान लो हम इसमें बेंजीन मिला दें C6H6, और वो बेंजीन का मॉलिक्यूल यहाँ बीच में आके खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? तो बेंजीन तो नॉन पोलर है यार, कम हो जाए। तो अब यहाँ केवल क्या लगेगी? डिस्पर्सन फोर्स लगेगी कि नहीं? इससे फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब भी पोलर चीज के साथ क्या मिला देते हैं? नॉन पोलर चीज, है ना। तो ऐसे कौन से दो लिक्विड हैं? तो ऐसा जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर होते हैं, और कई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे भी होते हैं जो पोलर होते हैं। तो यदि हमने एक ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड लिया जो पोलर है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो नॉन पोलर है, और मिक्स कर दें, तो उससे क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगी। तो एग्जांपल देखो, जैसे इथाइल अल्कोहल है और उसमें हमने क्या मिला दिया भाई? बेंजीन मिला दिया, तो फोर्स कम हो जाएगी। समझ गए? तो ये दो चीजें याद रखना है, याद रहेंगी सबको, पानी प्लस अल्कोहल और पोलर प्लस नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें नेगेटिव डेविएशन में आते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल जो याद रखना है वो कौन सा भाई? एसीटोन प्लस क्या मिला दें इसमें? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो देखो एसीटोन में अभी बताया था मैंने कौन सी फोर्स होती बेटा? डायपोल डायपोल डायपोल। हाँ, डायपोल डायपोल। होता क्या है कि पहले तो डायपोल डायपोल फोर्स थी, लेकिन जब हम एसीटोन के साथ क्या मिला देते पता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अपन ने पढ़ाई है। तो क्या होगा? इसका O और इसका H आपस में क्या बना लेता? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले कौन सी फोर्स थी? डायपोल डायपोल। अब कौन सी फोर्स क्रिएट हो गई यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। हाँ, तो इसलिए क्या होगा? ये हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल क्या रखना? पानी के साथ क्या मिला दें? एसिड। पानी के साथ एसिड। एग्जांपल देखो, जैसे पानी के साथ हम क्या मिला दें? मान लो फॉर्मिक एसिड। पानी के साथ हम क्या मिला दें? एसिटिक एसिड। पानी के साथ हम क्या मिला दें? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब ठीक है। तो इसमें क्या होगा पता है? इसमें ये होगा कि जब भी हम एसिड को पानी में मिलाते हैं, जैसे मान लो HA कोई एसिड है, तो पानी में मिलाने पर ये आयन में ब्रेक हो जाता है, H+ और A-। तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल के साथ इनमें कौन सी फोर्स पैदा हो जाएगी पता है? ये कौन सी फोर्स है? ये है आयन डायपोल फोर्स। कौन सी फोर्स है? आयन डायपोल फोर्स। और आयन डायपोल फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो देखो पहले पानी था, तो पानी में कौन सी फोर्स लग रही थी? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अब कौन सी फोर्स क्रिएट हो गई यहाँ पे? आयन डायपोल। फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो क्या होगा? बोलो। हाँ, तो फोर्स बढ़ गई तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। समझ गए? नेगेटिव एग्जांपल को प्योर रट्टा मारना है या इस तरह से रीजन के साथ याद रखना है? रीजन के साथ। है ना? तो रीजन के साथ याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, और विदाउट रीजन याद रखोगे तो भूल जाओगे बेटा। समझ गए?
तो लास्ट में यही होता है, हम बच्चों को समझाते सब करते हैं कि भाई देखो इसको ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, इसका कारण ये है, उसका कारण ये है, सब कुछ समझाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब रिवीजन का टाइम आता है और बच्चे से पूछते हैं बेटा तुमको कहाँ दिक्कत है, तो बोलते सर सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पता है क्या होता है, वो जो एग्जाम्पल होते हैं ना आइडियल नॉन आइडियल की, वो कैसे रटे सर, कैसे रटे? अबे रटना है कि समझना है? समझना। हाँ, तो जो समझेगा वो कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? चलो, तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और ये जो टेबल बनी है ना पूरी, तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। समझ गए? ये जितने पॉइंट लिखा है ये सारे पॉइंट लिखने पड़ते हैं वहां, समझ गए? ठीक है, चलो तो ये हो गया। और इसकी थोड़ी सी थ्योरी और बची है, ग्राफ बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया बेटा? यस सर। हो गया हो गया? सर हाँ बेटा। सर वो टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस ऑर्गेनिक पूरी और सॉलिड स्टेट पूरा। ओके सर। उधर कार्बोनिल कंपाउंड कब खत्म हो गया ना तुम लोग का? सर कार्बोनिल के बाद पॉलीमर भी खत्म हो गया। पॉलीमर भी हो गया। पॉलीमर भी हो गया? दो दिन। अरे यार, तो वो मैडम बहुत तेज पढ़ाती है। छोटा से आगे होगा। सर 2 दिन में तो खत्म हो गया। हाँ, सर 2 दिन में पॉलीमर खत्म। मतलब पॉलीमर तो Yes, sir. है भैया, उसमें करना क्या है? वही तो। यार वो एल्डिहाइड उसमें में करना ही एक क्या? हफ्ते में खत्म हो गया। हाँ, पॉलीमर को ऐसे खत्म करना होता है, मतलब उसमें तुम खुद पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है एनसीईआरटी से। लास्ट लास्ट के चैप्टर है ना बेटा, जैसे पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना। तो ये सब क्या है, एनसीईआरटी से बिल्कुल एक एक शब्द बिल्कुल पढ़ना जरूरी होता है। भाई टीचर एक एक शब्द तो नहीं पढ़ा सकता, वो तो समझाने वाली चीज बता सकता है। तो यदि उनमें स्कोर करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी से उसकी रीडिंग लगाई जाए। और कितनी बार रीडिंग लगाना है? कम से कम 4-5 बार। ठीक है ना। तो एक बार अभी लगा लेना, फिर जब भी टेस्ट आएगा फिर लगा लेना। तो जितनी भी बार टेस्ट होगा ना, हर बार उनको एनसीईआरटी से ही रीडिंग लगाना है। समझ गए? जैसे साल भर में यदि तुमने 4-5 बार लगा लिया तो फिर अच्छा हो जाएगा। फिर इसका हो गया टाइम। चलो, हो गया?
गया सर। हो गया। यस। तो भाई ऑनलाइन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? ठीक है सर, ठीक है। कहाँ चल रहा है? सर इतना अच्छा भी नहीं चल रहा। इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक ठाक। क्यों? मस्ती करने नहीं मिलती इसलिए? ऐसा ही है ना? नहीं सर। नो सर। दोस्तों के चेहरे देखने नहीं मिल रहे हैं।